तो नेक्स्ट है सॉल्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आज समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को आज देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जो कि राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं। दैट ओबेज राउल्ट लॉ at every concentration। एवरी कंसंट्रेशन और एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसे हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर राउल्ट्स लॉ क्या होता है? P इज इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स। ए सॉल्यूशन अगर कंपोनेंट ए है तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, ये होता है। तो टोटल प्रेशर जो होगा वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। तो यानी कि इन सभी शर्तों को ये सॉल्यूशन माने, यही राउल्ट लॉ भी है। तो इसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये इस तरह से फॉलो करता है, या हम ये माने कि जो आइडियल सॉल्यूशन है उसकी कुछ शर्तें होंगी। शर्तें क्या आती है भाई? कि इसमें जो हीट चेंज होता है, यानी कि सॉल्यूशन बनाने पर अगर हीट चेंज होता है तो वो होता है ज़ीरो। अगर वॉल्यूम चेंज है तो वॉल्यूम चेंज भी ज़ीरो होता है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी कि एक शर्त की तो क्या होगी? ये राउल्ट लॉ ये वाला। दूसरी शर्त हीट चेंज ज़ीरो। तीसरी शर्त वॉल्यूम भी वो चेंज ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? वॉल्यूम चेंज का क्या मतलब है? यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि 100 ml सॉल्यूट हुआ और 100 ml ही सॉल्वेंट हुआ, तो टोटल सॉल्यूशन जो बनेगा वो 200 ml बनेगा। यानी कि जितना दोनों सॉल्यूशन बनने से पहले टोटल वॉल्यूम था वही वॉल्यूम सॉल्यूशन बनने के बाद भी आएगा। तो इसे हम कहते हैं टोटल वॉल्यूम जो है ज़ीरो। हीट चेंज का मतलब क्या हो गया? हीट चेंज का मतलब होता है सॉल्यूशन बनने पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच बने बॉन्ड थे, आपस में जो बॉन्ड थे, वही बॉन्ड सॉल्यूशन बनने के बाद भी बने, उतनी ही एनर्जी के बॉन्ड सॉल्यूशन बनने के बाद भी बनते हैं। तब हम उसे कहते हैं हीट चेंज ज़ीरो। जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक सॉल्वेंट है जिनके बीच बॉन्ड बना हुआ है, ये प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूट है जिसके बीच बॉन्ड बना हुआ है। तो जब इन दोनों को मैं मिक्स करता हूँ तो यानी कि ए और बी के बीच, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच भी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तब ये बॉन्ड बनेगा। तो इन दोनों के ब्रेक होने में जो ऊर्जा खर्च हुई या लगी, जो एनर्जी चेंज हुई, वही एनर्जी चेंज इन बॉन्ड को बनने पर होगी। ठीक है, तो इसके कारण से जो हीट चेंज है वो कितनी होगी? ज़ीरो। ठीक है, तो यही इसी तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन का होता है।
अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी होते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल हैं जैसे कि बेंजीन एंड टॉलुइन एंड टोलुइन। अच्छा, एग्जाम्पल याद करने के लिए ये है कि इनके जो एग्जाम्पल हैं ये आपस में नाम या स्ट्रक्चर थोड़ा मिलते जुलते होंगे, जैसे एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोइथेन आयोडोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड आयोडोइथेन एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल भी हमने लर्न कर लिए तो भी काफ़ी होंगे। तो ये जो है ऑल अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। क्या क्या है आइडियल सॉल्यूशन? PA ये पूरा राउट लॉ है, राउट लॉ के फॉलो करता है एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है सॉल्यूशन बनाते टाइम वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन बनाते टाइम ना तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा ना ही सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल में बताया था कि अगर 100 ml सॉल्यूट है, 100 ml ही सॉल्वेंट है, तो टोटल सॉल्यूशन जो बनेगा वो 200 ml बनता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम देखें नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है? जस्ट इसका अपोजिट, सॉल्यूशन दैट डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? दैट डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ। over the entire range of concentration। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि इसकी जो राउल्ट लॉ है इसके ये फॉलो नहीं करता, यानी कि डज नॉट PA प्लस PB एंड PA डज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू XA एंड PB does not equal to P naught B into XB। ये इसकी शर्त है। दूसरी बात क्या होता है? सेम इसका अपोजिट, इसमें जो वॉल्यूम है वो भी इक्वल नहीं होता ज़ीरो के, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा या कम हो सकता है। दूसरी बात, डेल्टा H भी ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ा है या घटाया जा सकता है। ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो
आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर। दूसरी बात होता है कि इसके एग्ज़ाम्पल क्या हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं जैसे कि एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, और साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन एसीटोन, इथाइल एल्कोहल इन वाटर, एंड वाटर। ये एग्जाम्पल होते हैं कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, इसके नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टाइप्स में क्या होते हैं, दो तरह के टाइप्स होते हैं। दैट पहला है दैट शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। फ्रॉम Raoult law। फ्रॉम Raoult's law। दूसरा कौन सा होगा, डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि नेगेटिव डेविएशन। दैट शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult law। तो फर्स्ट देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि Raoult लॉ का एक ग्राफ है। हम ये बना देते हैं Raoult लॉ के लिए ग्राफ, जिसमें ये P नॉट B, यहाँ पर P नॉट A, XA इज इक्वल टू 1, XB इज इक्वल टू 1। ये ग्राफ है। इसे मैं इस तरह से डैश डैश से शो कर देता हूँ इस पूरे ग्राफ को। ग्राफ से भी हम इसका पता लगा सकते हैं। अब अगर ये अगर जो सॉल्यूशन है वो Raoult लॉ का फॉलो करता है तो उसका ग्राफ इस तरह से ही आएगा। अगर वो नहीं करता है तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ इस तरह से शो नहीं होगा। अब नहीं करने का मतलब क्या है कि या तो उसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा ऊपर की तरफ आएगा, या वेपर प्रेशर नीचे की तरफ आएगा, यानी कि कम बनेगा। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है कि जो वेपर प्रेशर है वो Raoult लॉ के वेपर प्रेशर से ज़्यादा बनता है। जैसा Raoult लॉ ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये ज़्यादा बन रहा है, यानी कि डेविएशन पॉजिटिव आ रहा है। तो सेम यहाँ पर भी इसी तरह से होगा। जो हमने ग्राफ बनाया उसके ऊपर यहाँ पर भी इस तरह से होगा।
तो इस ग्राफ को मैं कहता हूँ कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ये इसका ग्राफ बन जाता है। बाकी इसका मतलब यानी कि P जो टोटल है दैट इज ग्रेटर देन PB प्लस PA इनसे टोटल प्रेशर जो है वो इनसे ज़्यादा होगा, PB प्लस PA। फॉर एन एग्जाम्पल सेम वही इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन जैसे कि एग्जाम्पल है इथाइल एल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। ये ध्यान रखना है, इथाइल एल्कोहल एंड वाटर ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनके जो आपको लर्न करना है। बेंजीन एसीटोन, बेंजीन और एसीटोन याद रखना है। अच्छा, इनकी शर्तें क्या थी कि अगर इसमें हीट चेंज होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि डेल्टा एन क्योंकि इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ब्रेक करने के लिए इसके बॉन्ड को सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसा होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी कि कैसी है ये? पॉजिटिव है। इट मीन्स प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक होने से यानी कि जो सॉल्यूशन बनाएंगे तो टेम्परेचर कैसा होगा? डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम भी क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल टू पॉजिटिव। डेल्टा V पॉजिटिव होगा यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसके कारण से अगर ये बात ध्यान रखनी है कि अगर एंडोथर्मिक होने से कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये बात ध्यान रखनी है। नेगेटिव डेविएशन में सेम इसका अपोजिट होगा। अगर हम पॉजिटिव डेविएशन, ये इसका नेगेटिव डेविएशन दूसरा है। नेगेटिव डेविएशन सेम वही, इसमें भी क्या होगा? जो प्रेशर है वो PA प्लस PB के बराबर नहीं होता बल्कि इससे कम होता है। सेम ही PA P0A इंटू XA ये कम होता है। तो इस वजह से अगर हम देखें ग्राफ बना दें तो ग्राफ में भी क्या होता है? ये ग्राफ जो कि
राउट लॉ का ग्राफ बनाना है पहले, और चूंकि ये इसे फॉलो नहीं करता, मिनिमम डेविएशन है नेगेटिव, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, यानी कि इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ आता है, यानी कि यहाँ पर होगा, इसे हम दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर ये P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये इसका ग्राफ आता है। ये सारा कुछ हम इसमें दिखा देंगे, शो कर देंगे। अब इसमें नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि वेपर प्रेशर कम बन रहा है, वेपर प्रेशर कम है। और वेपर प्रेशर कम किस में होगा? जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा। पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, उसे बॉन्ड, उनके बीच बने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास क्या हो जाएगा, शर्तें क्या हो जाएंगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। ध्यान रखना, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, और डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि इसका वॉल्यूम भी कम होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यानी कि अगर इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा देता हूँ तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? ये होता है नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। इनका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एनिलीन, यानी कि इन्हें मिक्स कर दिया जाए, एसीटोन एंड एनिलीन को मिक्स कर दें तो ये नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनाते हैं। वाटर एंड नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तो ये कुछ सॉल्यूशन है जिसमें कि नेगेटिव डेविएशन शो होता है। ठीक है, सॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ये क्या होते हैं? एजियोट्रॉपिक का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग, कांस्टेंट बॉइलिंग। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने HCl प्लस वाटर इसका मिक्सचर बनाया है। HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब हमने इनका मिक्सचर बनाते हैं दोनों का, तो जो इन दोनों मिक्सचर का वो जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 108 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। एक और एग्जांपल देखता हूँ, इथाइल अल्कोहल।
और वाटर, इथाइल अल्कोहल और वाटर। इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 76.8 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इन दोनों का जो मिक्सचर आता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमें मिलता है, दैट इज़ 95% अल्कोहल। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहाँ पे बनता है ये? 95% अल्कोहल का। तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो आता है 76 डिग्री सेल्सियस। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पर HCl और वाटर में जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि इस दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। और यहाँ पर एथाइल अल्कोहल और वाटर में जो इसके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से कम है। तो इस तरह से हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझ में आ गया क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर वो होता है जब मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम हो जाता है। जैसे यहाँ पर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। अब हम इन दोनों कंपोनेंट को, अगर मैं चाहता हूँ कि HCl वाटर से अलग हो जाए तो नहीं कर सकता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग करते हैं, उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर वो हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग का एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कि हमने इथाइल अल्कोहल और वाटर लिया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट 100 और 76.8 है और जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 76 यानी कि मिनिमम। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इस तरह से हो गया। देखो, अगर बॉइलिंग मिनिमम यानी कि मिनिमम में टेम्परेचर पर हो रही है, कम टेम्परेचर पर हो रही है, तो इसका मतलब हो जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा किन में? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उनमें होगा जो कि राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कैसे? देखो, अगर पॉजिटिव डेविएशन है यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब है कि सॉल्यूशन में से जो पार्टिकल्स है, सॉल्यूशन से जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर्स में ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन से जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर्स में ज़्यादा आ रहे हैं, वेपर्स ज़्यादा बन रहा है। वेपर्स ज़्यादा कब बनेगा? जब सॉल्यूशन के बीच में यानी कि सॉल्यूशन पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, वो वीक होगा। यानी ए और बी के बीच में एक वीक IMF होगा। वीक IMF है तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे? वेपर्स में पहुँच जाएंगे और प्रेशर क्रिएट करेंगे, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। इसीलिए टेम्परेचर कम की ज़रूरत है, तो इस वजह से हमने क्या कहा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोला।
तो बात समझ में आएगी। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में कौन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाले मिक्सचर शो होते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? वो एग्जाम्पल होंगे जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जैसे कि इथाइल अल्कोहल एंड वाटर पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, टेम्परेचर इनका कम होगा। क्लियर हो जाती है बात ये। इसी तरह से मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब होता है कि इनका जो मिक्सचर का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा होगा। कौन शो करेंगे? वो शो करेंगे जो कि नेगेटिव डेविएशन देंगे फ्रॉम राउल्ट लॉ, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, उसे वो होंगे। क्यों होंगे? देख लेते हैं क्यों होंगे। क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन के अंदर ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने के कारण से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, तब ये किस में जाएंगे? वेपर्स स्टेट में जाएंगे। ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होने पर, ज़्यादा हीट का मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग। दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसी वजह से हम इसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। कौन शो करेंगे? वो सभी सॉल्यूशन शो करेंगे जो कि नेगेटिव डेविएशन देते हैं। इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अभी तक हमने ये देखा है कि हम जो भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर निकालते हैं। यानी कि अगर मुझे कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और हम इसी का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो हमेशा ही ये जो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो ए का सॉल्यूशन के बीच में निकालते हैं। अगर वेपर्स स्टेट में सॉल्यूशन का प्रेशर निकालने के लिए भी आता है कि वेपर्स स्टेट में मोल फ्रैक्शन कितना है, तो वो हम डाल्टन्स लॉ की हेल्प से निकालते हैं। डाल्टन ने क्या कहा था? पी जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन इन वेपर्स फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज और टोटल प्रेशर के बराबर होता है। यानी कि पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी। ऐसी पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी। पी है टोटल प्रेशर। तो हम इसकी हेल्प से वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी, इसकी हेल्प से हम निकालते हैं। ऐसे ही वाई बी इज इक्वल टू पी बी इंटू पी। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो वाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी। ऐसे ही वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी। इससे हम वेपर्स स्टेट में मोल फ्रैक्शन ऑफ
सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को।